नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के 6 वर्ष पूरे हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए नस्ल आधारित अफर्मेटिव एक्शन को सीमित कर दिया। केंद्र सरकार गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रही है। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल ने सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर दिशा निर्देश जारी किए। विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अधिसूचित किया और वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ने वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष को मंजूरी दी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस अंक की सबसे पहली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। बात करेंगे करारोपण की। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। ये एक व्यापक बहुचरण वाली और गंतव्य आधारित कर प्रणाली है। इसका समग्र लक्ष्य एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की स्थापना करना है। GST के बारे में पहली चर्चा 2003-04 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स की रिपोर्ट में की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 279A के उपबंधों के अधीन GST परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। GST की मुख्य उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो अब तक कर आधार का विस्तार हुआ है। वर्ष 2017 में 63.9 लाख करदाता थे, जो बढ़कर वर्तमान में 1,40,00,000 हो गए हैं। GST परिषद ने आर्थिक संघवाद को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा GST के और भी कई लाभ हुए हैं, जैसे कि कर नियमों का अनुपालन आसान हो गया है, कर की दरों और कर संरचना में एकरूपता आई है। इसके अलावा बिक्री के प्रत्येक चरण में कर लगाने की व्यवस्था समाप्त हुई है। लॉजिस्टिक लागत में कमी आई है और नकली इनवॉइसिंग की जांच के लिए ई-इनवॉइसिंग प्रणाली शुरू की गई है। वहीं GST आने से कई चिंताएं भी बढ़ी हैं, जैसे कि पहले GST के तहत केवल 3 कर दरों का प्रस्ताव किया गया था, किंतु अभी कर की कई दरें मौजूद हैं और इनमें भी बार बार बदलाव किए जाते हैं। राज्यों को GST प्रतिपूर्ति के भुगतान पर स्पष्टता की कमी है। हालांकि GST के 5 साल पूरे होने के साथ ही प्रतिपूर्ति व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। GST परिषद में मतदान की संरचना असमान है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल जैसी कुछ मदें अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं। साथ ही और भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि GST भरने की प्रक्रिया बोझिल है और नकली इनवॉइसिंग के मामले सामने आए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए नस्ल आधारित अफर्मेटिव एक्शंस को सीमित कर दिया है। एक ऐतिहासिक फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुटर बनाम बोलिंगर और रीजेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम बक के 1978 मामले में दिए गए निर्णयों को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया है। पहले के इन निर्णयों में नस्ल के आधार पर कॉलेज में प्रवेश संबंधी अफर्मेटिव एक्शंस को सही ठहराया गया था। अफर्मेटिव एक्शन मतलब सकारात्मक कार्रवाई या पक्षपात है। इसे अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए उपयोग में लाया गया था। उच्चतर शिक्षा के मामले में इस एक्शन का संबंध प्रवेश प्रक्रिया से है। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत, हिस्पैनिक और अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरियों और सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाता है। अमेरिका और भारत में अफर्मेटिव एक्शंस की अगर हम तुलना करें तो भारत में ये अफर्मेटिव एक्शन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहे जाने वाले समाज के निम्न वर्ग के उत्थान के लिए है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में उन समूहों को समान अवसर प्रदान करना है जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से नस्ल, लिंग, लैंगिक रुझान, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव किया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। इसे 1964 के सिविल राइट्स एक्ट में शामिल किया गया है। ये अधिनियम अलग अलग आधारों पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। भारत में नियोजन और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग SC और ST के लिए अधिकतम 50% आरक्षण इंदिरा साहनी वाद निर्णय में निर्धारित किया गया है। वहीं अमेरिका में देश के अलग अलग राज्यों और संस्थानों में इसे अलग अलग तरीके से लागू किया गया है। अफर्मेटिव एक्शन का स्तर निश्चित नहीं है। केंद्र सरकार गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रही है।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय लोथल में एक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त NMHC विकसित कर रहा है। इसका विकास सागरमाला कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। इसमें प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की सभी विविधतापूर्ण और समृद्ध कलाकृतियों को शिक्षा सह मनोरंजन उद्देश्यों के लिए संग्रहित किया जाएगा। इस परिसर में शामिल होंगे विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय, विश्व की सबसे बड़ी खुली जलीय गैलरी और भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक संग्रहालय। इसे विश्व के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे MOPSW और संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तहत दिए गए अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यहाँ से 2400 ईसा पूर्व की सबसे पुरानी मानव निर्मित शुष्क गोदी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये स्थल खंबात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। इसे 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि अभी भी ये यूनेस्को की अनंतिम सूची में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये तत्कालीन विश्व की 4 प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता थी। अन्य 3 सभ्यताएं हैं मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता। ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में पश्चिमी दक्षिण एशिया में फली फूली थी। वर्तमान में ये पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है। सागरमाला कार्यक्रम। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने 2015 में ये कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ संपूर्ण बंदरगाह अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं तकनीकी तथा सूचना संचार क्षेत्र की। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल ने सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर्टिन ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70B के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश भारत सरकार कार्य आवंटन नियमावली 1961 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सभी मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों के साथ साथ उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों पर भी लागू होते हैं। ये दिशा निर्देश सरकारी संस्थानों और उद्योगों के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य है साइबर जोखिम को कम करना, नागरिक डेटा की सुरक्षा करना और देश में साइबर सुरक्षा तंत्र में सुधार करना। इन दिशा निर्देशों में ये कहा गया है कि IT सुरक्षा के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी यानी CISO को नामित करना होगा। साइबर सुरक्षा नीति तैयार करनी होगी। CISO और एक समर्पित साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन दल के लिए कार्यों का निर्धारण करना और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। संपूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे का आंतरिक और बाह्य ऑडिट करवाना होगा। साथ ही ऑडिट के परिणाम के आधार पर उचित सुरक्षा व्यवस्था लागू करनी है। संवेदनशील और वायरलेस नेटवर्क का उचित भौतिक अलगाव सुनिश्चित करना है। डेटा बैकअप नीति का दस्तावेजीकरण, निर्धारण और निगरानी की जानी चाहिए। सर्टिन कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन IT अधिनियम 2000 की धारा 70B के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। भारत द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए अपनाए गए उपायों में शामिल है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। अगली खबर कार्बन क्रेडिट से संबंधित है। विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अधिसूचित किया। CCTS 2023 योजना में एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। भारत का लक्ष्य अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण करना है। साथ ही भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 45% तक की कटौती करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। CCTS की घोषणा पहली बार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। इसे ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 द्वारा संशोधित किया गया था। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इसके तहत राष्ट्रीय संचालन समिति यानी इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। विद्युत और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। ये समिति भारतीय कार्बन बाजार के कार्यों को शासित करेगी और उनकी देखरेख का काम करेगी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कार्बन बाजार का प्रशासक होगा और साथ ही वो उत्सर्जन में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा और कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता भी प्रदान करेगा। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग सभी व्यापारिक
गतिविधियों के लिए विनियामकीय कार्य करेगा। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ICM के लिए रजिस्ट्री के रूप में कार्य करेगा। कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन की कीमत तय करने वाला एक साधन होता है। कार्बन बाजार ऐसी व्यापारिक प्रणालियां स्थापित करता है जहां कार्बन क्रेडिट्स या फिर भत्ते खरीदे और बेचे जाते हैं। एक कार्बन क्रेडिट एक तरह का व्यापार योग्य परमिट है। ये वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए या अलग करके संचित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अगला टॉपिक है वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF से। GEF ने वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष को मंजूरी दे दी है। GEF के गवर्निंग बोर्ड ने एक नए कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। ये कोष कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करेगा। अनुमोदित ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को अगस्त 2023 तक कनाडा में आयोजित होने वाली अगली GEF सभा में लॉन्च किया जाएगा। ये कोष सरकारों, निजी क्षेत्रक और परोपकारी संगठनों से पूंजी प्राप्त करेगा। ये 8 विषयगत कार्य क्षेत्रों यानी कि जैव विविधता संरक्षण, पुनर्स्थापन, भूमि या समुद्र उपयोग, स्थानिक योजना निर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये फंड जैव विविधता के संरक्षक और संरक्षण, पुनर्स्थापन और संधारणीय उपयोग में देशज लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और योगदान को स्वीकार करेगा। 3 सिद्धांत जो फंड के लिए देश के संसाधनों के आवंटन का मार्गदर्शन करेंगे। आवंटन प्रणाली को निरंतर आधार पर वित्तीय योगदान को समायोजित करना चाहिए। अल्प विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए। ये स्वीकार करना कि जैव विविधता दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में वैश्विक जैव विविधता लाभ में योगदान करने की ज्यादा क्षमता है। KMGBF को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के COP15 यानी मॉन्ट्रियल द्वारा अपनाया गया था। इसे 2030 तक हासिल करने के लिए 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों में भूमि और समुद्र का 30% संरक्षण, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र की 30% बहाली और आक्रामक प्रजातियों के किसी पारितंत्र में प्रवेश की दर को आधा करना शामिल है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा पर ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप 28 जून 2023 का न्यूज टुडे सुन सकते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की जो कि संक्षिप्त हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मौजूदा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अपर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी एडिशनल SGI की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के बाद दूसरा सबसे बड़ा वरिष्ठ विधि अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल को अपर SGI द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस पद का कार्यकाल 3 वर्ष या अगली सूचना तक होता है। वे सरकार को कानूनी मामलों में सलाह भी देते हैं। चुनावी बॉन्ड, केंद्र सरकार ने 3 जुलाई 2023 से चुनावी बॉन्ड की बिक्री के 27वें चरण को मंजूरी दे दी है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2017-18 में ब्याज मुक्त लिखतों के रूप में की गई थी। इसे देश में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने के लिए शुरू किया गया था। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होता है। इसे भारत के नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित संस्थाएं खरीद सकती हैं। इसे 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में बेचा जाता है। केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत किया गया है। चुनावी बॉन्ड को शुरू करने के पीछे कई तर्क थे। ये राजनीतिक चंदे में नकदी के उपयोग को सीमित करने के लिए लाया गया था। इसके अलावा काले धन पर अंकुश लगाने के लिए इसको लाया गया था। अगला टॉपिक है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र के बैंकों को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को लागू और संचालित करने की अनुमति दे दी है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एक मुश्त बचत योजना है। इसे महिलाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2023-24 में घोषित किया गया था। इसके तहत 7.5% की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान की जाएगी। इसमें अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपए है। साथ ही इसमें लचीली निवेश और निकासी सुविधा भी प्रदान की गई है। मैच्योरिटी अवधि जमा तिथि से 2 वर्ष की है। इसके तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम राशि 1000 रुपए है और 100 के गुणक में कोई भी राशि निवेशित की जा सकती है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस। हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय वायुसेना में 7 साल की सेवा पूरी कर ली है। ये 4.5 पीढ़ी का तथा हर मौसम के लिए उपयुक्त और बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। तेजस विमान आक्रामक हवाई सहायता, नजदीकी युद्धक और जमीनी हमले करने में सक्षम है। इसे वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने डिजाइन किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निर्मित किया है।
ये अपनी श्रेणी का सबसे छोटा और हल्का विमान है। ये उड़ान के दौरान ईंधन भरने में सक्षम है। ये अत्याधुनिक सैटेलाइट सहायता प्राप्त इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली से युक्त है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC लिमिटेड ने एलिवेशन लेवल 210 मीटर के शीर्ष स्तर पर सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बांध का निर्माण पूरा कर लिया है। इसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। SLHP सुबनसिरी नदी पर स्थित है। ये भारत के 2 उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये सुबनसिरी नदी पर रन ऑफ रिवर योजना है। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। सुबनसिरी नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। अनामलाई टाइगर रिजर्व। ATR अनामलाई पहाड़ियों के तमिलनाडु वाले हिस्से में स्थित है। ये दक्षिण पश्चिमी घाट में पलक्कड़ दर्रे के दक्षिण में स्थित है। रिजर्व पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। इसके तहत वनस्पति है आम और कटहल। अनामलाई टाइगर रिजर्व में एशियाई हाथी, सांभर, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण और माउस डियर जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। ये रिजर्व मालासर, मलय मालासर, काडर, एरावलर, पुलियर और मुदुवर नामक 6 जनजातियों का निवास स्थान है। WMO ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी नए बुलेटिन से पता चला है कि ओजोन परत में धीरे धीरे लगातार सुधार आ रहा है। WMO ने ये बुलेटिन 7 साल के अंतराल के बाद प्रकाशित किया है। बुलेटिन में ये कहा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसके संशोधन 99% तक ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने में सफल रहे हैं। आपको बता दें कि ODS यानी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस वातावरण में लंबे समय तक बने रहने वाले मानव निर्मित रसायन हैं। ये सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। जनवरी 2022 में हंगा टोंगा हंगा हाआपाई ज्वालामुखी प्रस्फुटन ने समताप मंडल में जलवाष्प की मात्रा को 5 से 10% तक बढ़ा दिया था। ये ज्वालामुखी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह के नीचे स्थित है। पृथ्वी की लगभग 90% ओजोन शोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में स्थित है। शोभ मंडल पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत है। समताप मंडल को ओजोन परत भी कहा जाता है। ज़ोंबी ड्रग महामारी ने अमेरिका के कुछ राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। जाइलाजीन में सेडेटिव जैसे लक्षण होते हैं। इसके सेवनकर्ता को अत्यधिक नींद आती है। इसे ट्रैंक डोप और ज़ोंबी ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। ट्रैंक ज़ोंबी जैसी अचेतनता को प्रेरित करने की क्षमता से युक्त होती है। ये इंजेक्शन लगने वाली जगहों के पास मांस को सड़ा देती है। जब जाइलाजीन को फेंटेनल जैसे ओपिओइड के साथ मिलाया जाता है तो ये श्वसन अवसाद के प्राणघातक प्रभाव में वृद्धि कर देता है। रेस्पिरेशन डिप्रेशन ओपिओइड की वजह से होता है और यही कारण है कि इससे ओवरडोज और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। ज़ोंबी ड्रग उपयोगकर्ता की त्वचा पर खुले घाव का कारण बन सकती है। ये अल्सर से शुरू होता है और बाद में कठोर होकर मृत त्वचा में बदल जाता है। इसके अलावा यदि इसका उपचार न किया जाए तो अंग को काटना भी पड़ सकता है। सामान्य तौर पर इसका उपयोग गायों और घोड़ों पर ट्रैंकुलाइजर के रूप में किया जाता है। संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि। प्रधानमंत्री ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का उपयोग करके संथाल जनजाति के लोगों को हूल दिवस की शुभकामनाएं दी। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संथाली को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसे बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ संविधान में शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि ओल चिकी लिपि का विकास 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाली एक मुंडा भाषा है। ये भाषा मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान में बोली जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में संथाली बोलने वालों की संख्या लगभग 7.3 मिलियन है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने किसानों को संगठित करके स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना का संचार किया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती को इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने बिहार में जमींदारों द्वारा बकाश्त भूमि से काश्तकारों को बेदखल करने के खिलाफ बकाश्त आंदोलन शुरू किया था। इसकी वजह से किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार टेनेंसी एक्ट और बकाश्त लैंड टैक्स लागू हुआ था। उन्होंने बिहटा में डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था। किसान मजदूर एकता इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। स्वामी सहजानंद में नेतृत्व और साहस के अद्भुत मूल्य थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए।
और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।